अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल मैथ स्टडी। आज हम रिसर्च मेथड जो स्टार्ट आपके पास 6:30 है वीयू की बुक, उसका लेक्चर नंबर जो 2 है वो कवर करेंगे। और आपको जैसा कि पता है कि वीयू के लेक्चर्स बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं। अगर आप उन लेंथी लेक्चर से परेशान हैं कि उनका आप क्या करना है, और ये जो बुक है इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी है, तो अगर आप थ्योरी वो जो है सारी नहीं आप स्टडी कर सकते, तो आप प्लीज़ ये मेरे लेक्चर्स जो हैं इनको ज़रा आप लोग एक दफ़ा सारी वीडियो देख लें और इसके बाद थोड़ा सा स्टडी कर लें, तो इंशाल्लाह आपका कोर्स कवर हो जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 में मैंने यहाँ पे उसमें जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं वो लिख दी हैं, तो आपने एंड तक वीडियो प्लीज़ देखनी है। तो लेक्चर नंबर 2 में हमारे पास रिसर्च प्रोड्यूसेस। सबसे पहले रिसर्च है क्या। रिसर्च प्रोड्यूसेस नॉलेज विच कुड बी यूज फॉर द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स एज वेल एज फॉर जनरेशन ऑफ यूनिवर्सल थ्योरीज। रिसर्च की डेफिनेशन जो है प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ी है। रिसर्च जो है वो नॉलेज को प्रोड्यूस करता है जो कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक ऐसा नॉलेज जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसके लिए हम रिसर्च करते हैं। और इसके अलावा यूनिवर्सल जो थ्योरीज़ हैं वो बनाने के लिए भी रिसर्च की जाती है। अब रिसर्च जो है यहाँ पे द फैक्टर दैट डिफ्रेंशिएट साइंटिफिक नॉलेज फ्रॉम अदर्स। एक नॉलेज जो होता है साइंटिफिक नॉलेज होता है, उसका दूसरे नॉलेज से क्या फ़र्क है वो यहाँ पे बताया गया कि द फैक्टर दैट डिफ्रेंशिएट साइंटिफिक नॉलेज फ्रॉम अदर्स इज़ दैट इट यूजेस साइंटिफिक अप्रोच। यानी ये साइंटिफिक अप्रोच यूज़ करता है, साइंसी नुक्ता नज़र। ठीक है, अब साइंस क्या है। Science is a way to produce knowledge which is based on truth. Science is a way to produce knowledge which is based on truth and attempts to be universal. यानी जो भी साइंस में नॉलेज आप प्रोड्यूस करते हैं वो बिल्कुल उसकी जो बेस होती है बिल्कुल वो ट्रूथ होती है, सही है। और ये सारी दुनिया में एक जैसा साइंटिफिक जो भी नॉलेज है वो सारी दुनिया के लिए एक जैसा होता है। ये नहीं कि अब एक कंट्री में एक है दूसरे में और है, बल्कि ये यूनिवर्सल तौर पे एक तरह से माना जाता है। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स इस लेक्चर के जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। ये आप एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इनका सिंपल आपने जो है लिखना, इनका नंबरिंग दे के साथ लिखना ये भी आ सकता है, या इनकी डिटेल जो है वो भी आ सकती है। तो यहाँ आपने ध्यान से सुनना है। इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड: empirical, verifiable, cumulative, deterministic, ethical and ideological, neutrality, statistical generalization and rationalism। ये आपकी बुक में भी सारी नंबरिंग दी हुई है, इसलिए आपने वहाँ से भी अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स हैं साइंटिफिक मेथड के। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में आ जाता है कि साइंटिफिक मेथड के इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, तो आपने ये 7 जो है ये आपने लिखनी है। अगर एक के बारे में डिटेल पूछ लेते हैं या सब के बारे में तो खैर नहीं पूछ सकते, तो अगर आप 5 या इस तरह 4 अंदर से लिख देते हैं, अगर 5 नंबर का सवाल आता है तो उनके बारे में थोड़ी थोड़ी आपने डिटेल भी लिखनी है। तो मैं आपको बताती हूँ कि डिटेल में इससे क्या है इसके, यानी ज़्यादा। अब हम इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं इनकी थोड़ी सी मैं आपको डिटेल समझाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले है एम्पिरिकल। साइंटिफिक मेथड इज़ कंसर्न विद द रियलिटीज़ दैट आर ऑब्जर्वेबल थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंसेस। इट जनरेट्स नॉलेज विच इज़ वेरीफाइबल बाई एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन। यानी ये ऐसा नॉलेज जनरेट करता है जो एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन से उसे वेरीफाई किया जा सकता है। ठीक है, अब इसकी जो डिटेल थोड़ी सी मैं आपको बताती हूँ वो आपकी बुक में भी लिखी हुई है। यानी बाज़ चीज़ें वो कहते हैं कि हम डायरेक्टली समझ जाते हैं और बाज़ चीज़ें इनडायरेक्टली अपने सेंसेस के ज़रिए हमें समझ आ जाती हैं। मसलन अब एक जमात में हमारे पास कितने जो मेल और फीमेल स्टूडेंट्स हैं ये हम जो है ऑब्ज़र्व करके ये बता सकते हैं, डायरेक्टली हमें समझ आ जाती है। लेकिन अगर आपने पूछना हो कि इस जो क्लास में बच्चे हैं उनका तर्ज़ अमल कैसा है, वो उनका बिहेवियर कैसा है, तो ये आपको डायरेक्टली समझ देखते सार फ़ौरन नहीं आती, तो ये इनडायरेक्टली आप जो है वो समझ जाते हैं। ठीक है, ऑब्ज़र्व करके। तो लेकिन दोनों डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों बातें जो हैं वो साइंटिफिक मेथड के ज़ुमरे में ही आती हैं। ठीक है, और वो चीज़ें जिन्हें हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से नहीं समझ सकते वो साइंटिफिक मेथड में नहीं आती। ठीक है, ये बात आपने, जो इंसान यानी कुछ बिलीव्स ऐसे होते हैं
जो हम जिन्हें वेरीफाई नहीं कर सकते ज़ाहिरी तौर पे, तो इस तरह की बातें जो हैं वो साइंटिफिक मेथड में नहीं आती। जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप समझ पाते हैं वही चीज़ें साइंटिफिक जो मेथड है उसमें आएंगी। ठीक है, ये सबसे पहले होगी एम्पिरिकल। आगे अगली जो करेक्टरिस्टिक है वो है वेरीफाइबल। वेरीफाइबल ऑब्जर्वेशंस मेड थ्रू थ्रू साइंटिफिक मेथड आर टू बी वेरीफाइड अगेन टू कंफर्म or refute the previous finding. Such confirmations are to be made by the same researchers or by others. यानी एक दफ़ा जो रिसर्च हो गई है, जो रिज़ल्ट निकल आया, उसे कोई दोबारा भी करे तो वही रिज़ल्ट आना चाहिए। अब वो सेम वही बंदा भी कर सकता है जिसने पहली दफ़ा किया, या कोई और रिसर्चर भी कर सकता है। यानी हमें अपनी जो हमने रिसर्च किया उसका हमें यकीन तो तभी होगा ना जब कोई और भी शख्स करे तो उसके भी जो नताइज हैं वो सेम ही आए, यानी हम हर तरह से इसे वेरीफाई कर सकते हैं। अगली करैक्टरिस्टिक हमारे पास आ गई है कम्युलेटिव। द रिसर्चर्स आल्सो स्टडी द प्रीवियस रिसर्च। द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज प्रोवाइड्स अ ह्यूज फाउंडेशन ऑन विच द रिसर्चर्स बिल्ड ऑन एंड हैंस द नॉलेज कीप्स ऑन ग्रोइंग। अब इसमें जो कम्युलेटिव है, इसमें वो कहते हैं कि रिसर्चर जो सिर्फ अपनी ही नहीं थ्योरी बयान कर दिया, अपनी ही रिसर्च है उसे ही नहीं, वहाँ से नहीं स्टार्ट करते, बल्कि जो प्रीवियस उस टॉपिक पे रिसर्च होती है उसको भी देखते हैं, उसको भी स्टडी करते हैं, फिर इसमें जो इजाफा करना वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इस तरह रिसर्च जो है वो ग्रो करती जाती है। यानी जब भी कोई न्यू रिसर्चर आता है वो पहले स्टडी करता है कि इस बारे में किसी ने पहले कोई रिसर्च तो नहीं की, अगर किया तो वो उसके बारे में सारा स्टडी करता है, तो फिर आगे वो बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरह नॉलेज जो है वो ग्रो करता है। अच्छा, अब आ जाते हैं नंबर 4 पे, डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक फॉर साइंस नथिंग जस्ट हैपन्स, इट हैपन्स फॉर अ रीज़न, इट हैज़ कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। यानी साइंस में जो है वो कुछ भी ऐसे नहीं हो जाता, यानी इसकी जो ये करैक्टरिस्टिक है हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक, इसमें ये आ जाता है कि फॉर साइंस नथिंग जस्ट हैपन्स, इट हैपन्स फॉर अ रीज़न, इट हैज़ कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, यानी साइंस में कोई भी चीज़ जो है वो ऐसे नहीं होती। हर चीज़ जो रिसर्च में आती है वो उसमें हर चीज़ के कुछ ना कुछ काजेज होते हैं, ये क्यों हुआ, तो फिर उसके काजेज ये, और इसके फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इसके असरात क्या हो सकते हैं, तो इसके बारे में भी बात की जाती है। ठीक है, तो इस कोई ऐसे भी जो नथिंग जस्ट हैपन्स, इट हैपन्स फॉर अ रीज़न, ये जो मेन बात है साइंटिफिक मेथड की, ये बहुत ज़रूरी है। आगे आ जाता है एथिकल एंड आइडियोलॉजिकल न्यूट्रलिटी। The conclusions drawn through interpretations of the results of the data analysis should be objective. यानी जो डाटा एनालिसिस के बाद हम रिजल्ट्स निकालते हैं वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है, यानी इसमें हमारी अपनी कोई राय नहीं होनी चाहिए। दे शुड नॉट इंक्लूड अवर इमोशनल फीलिंग्स, हमारे इमोशनल फीलिंग या हमारी नेचर या इसमें कुछ भी ऐसा इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो कॉजेज कॉन्सिक्वेंसेस और डाटा वगैरह को देख के सब जो है स्टडी करके तो रिज़ल्ट अख़ज़ किए जाते हैं। अपनी इसमें कोई भी पर्सनल, यानी कोई इंसान भी करे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस इंसान की सोच कैसी है या उसकी उस वक्त वो इमोशनल उसकी फीलिंग्स क्या थी, या ये वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि जो भी होना चाहिए शुड बी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये जो करैक्टरिस्टिक है ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब आ जाए स्टैटिस्टिकल जनरलाइजेशन, इसमें आ जाता है द वाइडर द रेंज ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन जनरेटेड बाय रिसर्च द मोर यूज़फुल द रिसर्च इज़ टू यूज़र्स। यानी जितनी ज़्यादा इसकी वाइड रेंज होगी एप्लीकेशन की, उतनी ही ज़्यादा ये यूज़फुल होगी जो हम रिसर्च करेंगे। ठीक है, अब लास्ट पे आ जाता है रैशनलिज्म। इसमें साइंस इज़ फंडामेंटली अ रैशनल एक्टिविटी बट साइंस मस्ट रेस्ट ऑन लॉजिकल रीज़न। अब यहाँ पे मैंने आपको जो 7 करैक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में बता दिया है। मैं एक दफ़ा फिर ये देखें, इस लेक्चर में जो 7 करैक्टरिस्टिक्स हैं मेन, उनके बारे में मैंने आपको बताया है। तो लेक्चर जो इतना बड़ा है उसे मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट करके बयान किया है। आप सारा जो है ये देख लें, स्क्रीनशॉट्स ले लें। ये जो चीज़ें हैं सारी मैंने ये आपके हैंडआउट से, आपकी बुक से ही ली हैं, कहीं और से नहीं ली। मैंने मेन पॉइंट्स जो हैं वो लिए हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा थ्योरी आप देखेंगे तो आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो यहीं तक था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।